हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। लास्ट क्लास में हमने कौन सी चैप्टर की थी? हमने नीति आयोग को कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और वो वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। उसके 3 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को। एंड ट्रस्ट मी, आपको अच्छे इंफॉर्मेशन ही मिलेंगे फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये आया है। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना है 1993। द कमीशन इज द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। सो ये किस लिए बना है? क्योंकि ये जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं उसका ये पहरेदार है। ठीक है, liberty, life, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution. The specific objectives of the establishment of the Commission are to strengthen the institutional arrangements through which human rights issues could be addressed in their entirety in a more focused manner. क्या करना है? इनको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जो भी अरेंजमेंट्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने का काम इस कमीशन का है। इसमें देखिए 1 करके लिखा हुआ है, इंटरनेशनल कोविनेंट्स मीन द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, और उनका एक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लुक इनटू एलिगेशन ऑफ एक्सेसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट इन अ मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। कुछ भी एलिगेशंस लगे हैं तो उसे भी लुक आफ्टर करना है। ठीक है, टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट करना है और जो भी एफर्ट्स इस डायरेक्शन में बने गए हैं, दिए गए हैं एफर्ट्स, उसको और स्ट्रेंथन करना है और कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, मतलब एक से ज्यादा मेंबर हैं, consisting of a chairperson and 5 members. So composition क्या है? एक chairperson है और 5 other members हैं। 1 chairperson and 5 other members। ठीक है, The chairperson should be a retired Chief Justice of India. Chairperson कौन होंगे? Retired जो Chief Justice है इंडिया के वो होंगे, और या फिर Judge of the Supreme Court and member should be a serving or retired Judge of the Supreme Court. ठीक है, Chairperson कौन हो सकते हैं? Chairperson retired Chief Justice of India हो सकते हैं या फिर Judge of Supreme Court हो सकते हैं। ठीक है, और जो भी members है 5 other members वो कौन हो सकते हैं? Judge of the retired judge, member should be serving or retired judge of the Supreme Court. ठीक है, a serving or retired chief justice of a high court and 3 persons having knowledge or practical experience with respect to human rights. देखिए अदर मेंबर्स कौन हो सकते हैं? मेंबर्स शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जज। सर्विंग वाले जज भी हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, आ सर्विंग और या फिर आ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, या फिर सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस किसके? हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। In addition to these full-time members, the commission also has 7 ex-officio members. इतना तो मेंबर्स होते हैं जो फुल टाइम है, मतलब परमानेंट मेंबर्स है। उसके बाद अदर 7 जो होते हैं और 7 मेंबर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज होते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर एससीज के चेयरपर्सन होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। ये सातों
नेशनल कमीशंस के कौन होते हैं? चेयरपर्सन भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। सो इसकी कॉम्पोजिशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चेयरपर्सन कौन बन सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। मेंबर्स कौन बन सकते हैं? सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस। सो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं, बट वो किसके रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करते हैं? एक 6 मेंबर कमिटी बनता है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड्स। सो अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, ओके, बट ये रिकमेंडेशन मिलता है इनको, तब ये जाके अपॉइंट करते हैं। कौन रिकमेंड करता है? एक 6 मेंबर कमिटी बनती है, ठीक है। ये कमिटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। इसके बाद और 5 मेंबर्स होंगे। कौन कौन होंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल होम मिनिस्टर। सो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, ये कहां से? राज्यसभा के हैं, ठीक है। और कौन मेंबर होंगे? होम मिनिस्टर, ऑपोजिशन पार्टीज लीडर्स होंगे ऑपोजिशन पार्टीज के, ठीक है। ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी होगा, उसके लीडर्स भी इसके मेंबर होंगे। तो 2 वहां से हो गए, 4 यहां से हो गए, तो टोटल 6 मेंबर कमिटी हो गया। प्राइम मिनिस्टर हेड है, स्पीकर लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर। Further, a sitting judge of the Supreme Court or a sitting Chief Justice of a High Court can be appointed हो सकता है, ठीक है। The chairperson and members hold office for a term of 3 years or until they attain the age of 70 years. Very very important. कब तक ये ऑफिस को होल्ड करते हैं? 3 साल, या फिर ये जो मेंबर्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया है, ये कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? 3 साल या फिर 70 इयर्स के एज तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चेयरपर्सन और जो मेंबर्स है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे नहीं बताया गया है। जो मेंबर्स हैं उनको कब तक होल्ड करते हैं? एटलीस्ट 3 इयर्स या फिर 70 इयर्स, विच एवर इज एलिजिबल, एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर। सो प्रेसिडेंट किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, चेयरपर्सन को भी या फिर कोई और मेंबर को भी, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ if she is an adjust insolvent, if she engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his or office, ठीक है। अनफिट टू कंटिन्यू, तबियत खराब हो गई, अनफिट है, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं ऑफिस अटेंड कर पा रहे हैं, तब भी वो रिमूव हो सकते हैं। अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है, बॉडी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बताया है। एक सेकेंड, हाँ, एक्सक्यूज मी। If she is of unsound mind, मैंने बता दिया, if she convicted and sentenced to imprisonment for an offense, ठीक है। In addition to this, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे भी इनको रिमूव किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर। अगर
इनकैपेसिटी के बेस पे या प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बेस पे हटाना है तो इन्हें क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा इंक्वायरी में। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये एकदम सही प्रेसिडेंट कह रहे हैं, देन जो मेंबर है या चेयरपर्सन है वो रिमूव हो जाते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है। सैलरीज अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है। फंक्शंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। To inquire into any violation of human rights or negligence in the prevention of such violation by a public servant, either suo motu or on petition presented to it or on an order of a court। कोई भी अगर वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का या नेग्लिजेंस होता है तब ये इंक्वायर करती है ये कमीशन। ठीक है। किससे वायलेशन होगा, पब्लिक सर्वेंट से। ठीक है। To intervene any proceeding involving allegation of violation of human rights pending before a court। अगर कोर्ट के पास कोई केस पेंडिंग है तो उसमें वो इंटरवेन कर सकती है अगर वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए होगा। ठीक है। जेल को विजिट कर सकती है, डिटेंशन प्लेसेस को, तो स्टडी दी लिविंग कंडीशन, जेल में कैसा लिविंग कंडीशन, वो भी तो ह्यूमन एक राइट है ना कि वहां की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, तो वो विजिट करने का काम किनका है, इस कमीशन का है। ठीक है। और रिकमेंडेशंस फिर देगी। तो रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो रिव्यू करना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल सेफगार्ड्स है उसको रिव्यू करना। ठीक है। टू रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो रिव्यू करना है टेररिज्म के फैक्टर्स को भी। टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। स्टडी भी करना है क्या क्या ट्रीटीज है या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो सबको भी स्टडी करने का काम इस कमीशन का है। ठीक है। प्रमोट रिसर्च कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स में। ह्यूमन राइट्स का अवेयरनेस नहीं है बहुत ज्यादा, तो अवेयरनेस फैलाने का काम भी इस कमीशन का है। ठीक है। तो एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनजीओज का। एनजीओज बहुत अच्छे से काम करती है ह्यूमन राइट्स के लिए, तो उनको भी एनकरेज करना है उनके एफर्ट्स को और अच्छा करने के लिए। तो अंडरटेक सच अदर फंक्शंस एज इट में कंसिडर नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। इन परस्यूट ऑफ इट्स प्राइमरी गोल ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो प्राइमरी गोल क्या है, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को। The Commission has been making concerted efforts at enhancing awareness। So, इनका पहला काम तो यही है, पहली जिम्मेदारी है कि इन्हें प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है ह्यूमन राइट्स, लेकिन अवेयरनेस फैलाना भी इनका बहुत बड़ा काम है। ठीक है। इन दिस टास्क कमीशन हैज बीन रिसीविंग। सो इस टास्क में किससे रिसीव होता है उनको सपोर्ट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये सारे जो लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सपोर्ट करती है। सो द कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द कमीशन कवर अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज सच एज alleged human rights violation due to negligence by public servants of such violations। तो ये सारी चीजें को ये टेक ओवर करती हैं और देखती हैं। फेक एनकाउंटर्स, पुलिस हाई हैंडेडनेस को भी देखती है, वायलेशंस कमिटेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सारी चीजें अंडर आती हैं किसकी, इस कमीशन की। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंडीशंस रिलेटिंग टू प्रिजन्स जो हमने बात की थी, वनरेबल सेक्शंस, कम्युनल अगर कुछ वायलेंस हुआ है, बॉन्डेड एंड चाइल्ड लेबर, नॉन पेमेंट ऑफ रिटायरल बेनिफिट्स, negligence by public authorities and atrocities on scheduled castes, scheduled tribes। So बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। The commission also took cognizance of the intimation regarding deaths in police encounters। पुलिस encounters होते हैं, उसमें बहुत सारे डेथ होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी ये चेकआउट करती है। ठीक है। आज के लिए हम लोग इसके फंक्शंस तक देखते हैं। नेक्स्ट इसका एक और लेक्चर होगा जिसमें ये चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दूंगी, वर्किंग और रोल और जितने भी बाकी लेफ्ट ओवर पार्ट है इस चैप्टर के, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर पे एमसीक्यूज करेंगे, देन फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, आपको कुछ डाउट्स होते हैं,
कुछ आपके इश्यूज होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं आपको रिप्लाई दूं, ठीक है। और आपको अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तब तक के लिए आपका दिन बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो, और बहुत पढ़ाई कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए, एंड यू विल बी सक्सेसफुल वन डे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप जाइए और मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।